Assalamu alaikum. I am Mareem Zafar. I have done my master's in environmental sciences from NUST. आज की हमारी डिस्कशन का पर्पस है environmental science को डिस्कस करना CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी डिस्कशन जिन पॉइंट्स पे होगी उसमें नंबर 1 पे है कि environmental science को क्यों चूज किया जाना चाहिए CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। नंबर 2 पे हम ये देखेंगे कि environmental science को कौन-कौन से स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम environmental science का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस को देखेंगे और लास्ट नंबर पे हम 2021 के एनवायरमेंटल साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस को क्यों चूज किया जाना चाहिए। तो देखिए, सीएसएस की तैयारी करते हुए जो पहली चीज किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती है वो ये है कि ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो कभी हिट ना हुई हो। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह का होना चाहिए कि हिस्ट्री आपको बता रही हो कि गिवन सब्जेक्ट जो है कभी हिट नहीं हुआ। अब जहाँ तक बात है एनवायरमेंटल साइंस की, तो एनवायरमेंटल साइंस का पहला पेपर आया था 2016 में। 2016 से लेके 2021 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनवायरमेंटल साइंस का पेपर टारगेट हुआ। टारगेट होने का मतलब ये है कि बच्चे तैयारी करने के बावजूद अच्छा स्कोर ना कर सके, या फिर जिनकी तैयारी बिल्कुल पूरी सारी होगी वो बच्चे फेल होने के चांसेस उनके, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एनवायरमेंटल साइंस कभी हिट नहीं हुआ। सेकेंड नंबर पे एनवायरमेंटल साइंस की पोजीशन क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस का स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है। अब एक अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड क्या होता है? एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप अपने ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, जो कि आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आप 60 स्कोर करते हैं तो ऑन एवरेज 60 स्कोर करके आपके टोटल स्कोर बनते हैं 720। ठीक है, रफ एस्टिमेट की बात करें, ऑब्वियसली इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं पर्सन टू पर्सन, तैयारी के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑन एवरेज आपका जो स्कोर है वो 65 प्लस रहा है। ठीक है, 2016 से लेकर 2021 तक। सेकंड पॉइंट कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा। इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है जो कि एनवायरमेंटल साइंस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि हमें कंपेल करता है कि एनवायरमेंटल साइंस को ऑप्ट करना चाहिए, वो ये है कि बाकी सब्जेक्ट के साथ गिवन सब्जेक्ट कितना ओवरलैप करता। बाकी सब्जेक्ट के साथ गिवन सब्जेक्ट कितना ओवरलैप करता। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस की, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें एनवायरमेंटल साइंस से मिलती जुलती चीज़ें नज़र आती हैं। 2018 का पेपर निकाल के देखिए इंग्लिश ऐसे का, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आया हुआ था, क्लाइमेट चेंज का रेमेडियल मेजर्स के बारे में पूछा हुआ था। 2021 का देखें, वाटर क्राइसिस पे था, पहला क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड था। अगेन मैं ये बात नहीं कर रही कि आप जो टेक्निकल जार्गन्स है आप उनको यूज करेंगे इंग्लिश ऐसे के पेपर में, ऑब्वियसली ऐसे लिखने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, बट ये जरूर है कि अगर आपके पास पहले से कोई नॉलेज होगा तो वो आपके नॉलेज को फर्दर हेल्प करेगा, आपको लिखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह से 2019 का करंट अफेयर का पेपर देखिए, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आया हुआ। और इन सारी बातों के अलावा आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 30 से 40% पोर्शन, ठीक है, डायरेक्टली सिलेबस में लिख दिया गया, एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन है। तो टोटल ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल साइंस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये, हमारे माइंड में ये चीज आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस रख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, पोजीशन ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंस रख सकते हैं। अच्छा जी, इस हवाले से एक जो मिथ जो नॉर्मली हर स्टूडेंट के माइंड में आती है, हर स्टूडेंट ने सुनी होगी या फिर हर स्टूडेंट खुद से अज्यूम कर लेता है, वो ये है कि चूंकि साइंस का वर्ड यूज हुआ है
तो बच्चों को ये लगता है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बात करनी है। दिस इज़ नॉट द केस। अब एनवायरमेंटल साइंस की अगर मैं आपको बेसिक इसकी जिस्ट की बात करूँ, तो एनवायरमेंटल साइंस में हर वो चीज़ आती है जो कि आपके सराउंडिंग का पार्ट है। हर वो चीज़ जो कि आपके सराउंडिंग में है, वो एनवायरनमेंट का पार्ट हो सकती है, वो आपके सिलेबस में, आपके पेपर में डिस्कशन हो सकती है। फॉर इंस्टेंस हम वाटर की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि हम एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ रहे हैं। हम इवन अपनी डाइट प्लान में, अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो पानी हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उसमें पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, उसमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए, उसमें माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। अब यही चीज़ें ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, यही चीज़ें आपकी स्टेट की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इन्हीं चीज़ों की इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी इम्प्लिकेशंस हैं और यही चीज़ें हम एनवायरमेंटल साइंस में स्टडी करेंगे। जो चीज़ें स्टूडेंट को परेशान करती हैं कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, साइंस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, वो नॉर्मली ये होता है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई गिवन इंसिडेंट, कोई डेवलपमेंट, कोई इवेंट, कोई रेवोल्यूशन, उसका क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ है ह्यूमन हेल्थ पे, आपकी स्टेट की इकोनॉमी पे, इंटरनेशनल लेवल पे और उसके फर्दर सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको हमने स्टडी करना है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक हर स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस रख सकता है। चाहे आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने पहले फिज़िक्स पढ़ी है, इवन अगर आपने किसी आर्ट के सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, इसके बावजूद आप एनवायरमेंटल साइंस रख सकते हैं। ओके जी, एनवायरमेंटल साइंस हमने रख ली। थर्ड हम नंबर पे ये देखते हैं कि हमने एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी किस तरह से करनी है। एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी का प्लान यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमारी तैयारी की बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। 4 पॉइंट्स कह लीजिए, 4 स्टेप्स कह लीजिए, 4 पिलर्स कह लीजिए। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हर वो टॉपिक जो कि एफपीएससी ने अपने सिलेबस में हमें बता दिया है कि हमारी तैयारी होनी चाहिए, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं जो नॉर्मली पैटर्न फ़ॉलो करती हूँ, मैं अज़्यूम करती हूँ कि जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको इससे पहले एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। तो एज़ अ रिज़ल्ट मैं स्टार्ट करती हूँ डेफ़िनिशन से। कोई भी टॉपिक होगा, उसकी डेफ़िनिशन से स्टार्ट किया जाए। उसकी डेफ़िनिशन को देखेंगे, उसकी फर्दर टाइप्स को देखा जाएगा। लेट्स सपोज़ हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन की डेफ़िनिशन बताई जाएगी। ये देखा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन किस-किस रीज़न की वजह से होती है। एयर पॉल्यूशन होती है तो कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। इम्पैक्ट्स आ चुके हैं तो एयर पॉल्यूशन को किस-किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है तैयारी के हवाले से कि हमें हर टॉपिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं स्टार्ट में ये रिकमेंड नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बुक्स को पढ़ना शुरू कर दें। पहले जो आपके पास पॉइंट होना चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी का, वो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए की कॉन्सेप्ट्स की। उसके बाद आप अपनी तैयारी को फर्दर पॉलिश कर सकते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू। तो इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस में हम अपनी प्रिपरेशन को फर्दर पॉलिश करेंगे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। अब ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये इंटरनेशनल बुक्स भी हो सकती हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैं पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर देती हूँ, या फिर ये आर्टिकल्स भी हो सकते हैं जो डेली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, उन आर्टिकल्स को भी फॉलो किया जा सकता है, या फिर वैसे भी कोई फैक्ट या कोई रिपोर्ट या कोई आर्टिकल हो सकता है जो कि आपकी तैयारी को फर्दर एनहांस कर सकता है। ओके जी, थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं? पास पेपर्स की डिस्कशन। पास पेपर्स की डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है।
तो हम जो नॉर्मली मेथड फॉलो करते हैं उसमें ये होता है कि जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद पास पेपर में से जितने भी क्वेश्चन आए हुए उस चैप्टर से रिलेटेड उनको डिस्कस किया जाता है। एग्जाम टर्म्स को डिस्कस किया जाता है, क्वेश्चन की आउटलाइंस बनवाई जाती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी को एज असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं। ओके जी, तैयारी का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने डेट शीट देखी होगी, हमारे एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस के पेपर आने तक आप इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं कि आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हैं और फिर एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है। तो वो जो 1 दिन का टाइम है जिसमें आपने 2 पेपर देने हैं, उसमें आपने रेस्ट भी करना है, उसमें आपने खाना भी खाना है, उसमें आपने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। तो आपके जो नोट्स हैं वो तकरीबन इतने होने चाहिए 20 से 25 पेजेज़, ताकि आप अपने पूरे नोट्स को 3 से 4 घंटे में रिवाइज़ कर सकें। अच्छा, ये अब नोट्स किस तरह से बनाने जाने? देखिए, नोट्स बनाने के जो है वो 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी करनी है। सिंपल तैयारी करनी है, टू द पॉइंट तैयारी करनी है, टाइम कम है या फिर कोई और रीज़न है, तो पहला मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड मेथड उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने थोड़ी-सी डिटेल में तैयारी करनी है, जिनके पास टाइम ज़्यादा है, जिन्होंने मल्टीपल सोर्सेज़ को कंसल्ट करना है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे उर्दू की लूज़ शीट्स लेंगे, ठीक है? सिंपल शीट्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है? सिंपल शीट्स विदाउट बॉर्डर। आप क्या करेंगे, शीट्स की जो है वो डिवीजन कर लेंगे 50-50% पोर्शन में। उसके सेंटर से आप एक जो है वो लाइन मार्क कर देंगे। एक तरफ आप एक टॉपिक लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन। आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएँगे, उसकी सिंपल कोई डेफिनिशन लिख दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो डेफिनिशन आप लिख रहे हैं वो किसी अच्छे सोर्स से होनी चाहिए। उसका रेफरेंस बहुत सॉलिड होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, उसकी कॉजेज़ की बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा कि एयर पॉल्यूशन की 1, 2, 3, 4 आप कॉजेज़ मेंशन कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, उसके इम्पैक्ट्स को हाइलाइट किया जा सकता है और इसी तरह से उसकी मेजर्स की बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए कॉजेज़ में लेट्स सपोज़ हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाना चाहिए? अब नॉर्मली मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट जब नोट्स बना रहे होते हैं, उनको स्टार्ट में लगता है कि हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे खुद के साथ ये होता था कि मुझे लगता था हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ को नोट्स में लिखा जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता और ये ज़रूरी भी नहीं है। हमने क्या करना होता है, देखिए जब भी हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारी बात जो है वो एक आर्गुमेंट होता है। अब वो आर्गुमेंट जो है एक एक बेसिक आइडिया होता है, एक बेसिक पॉइंट होता है जिसके की पूरी बात घूमती है। आपने क्या करना है, आपने पढ़ते हुए उस आइडिया को फाइंड आउट करना है और उसको यहाँ पे लिख देना। लेट्स सपोज़ मैं ये बात करती हूँ कि पॉपुलेशन एक रीज़न है एयर पॉल्यूशन की। ठीक है जी, पॉपुलेशन एक रीज़न है एयर पॉल्यूशन की। कैसे रीज़न है? पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी, हमें इंडस्ट्री ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएँगे, एमिशन ज़्यादा होंगे तो एयर पॉल्यूशन होगी। सिंपल सी स्टोरी है, समझ में आती है। अब पॉपुलेशन एक रीज़न है जिसको मैं कॉज़ेज़ में नंबर 1 पॉइंट पे मेंशन कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक आर्गुमेंट है, मैं जैसे ही पढ़ूँगी पॉपुलेशन का वर्ड मुझे पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो समझ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि नोट्स में आपने एक सेंट्रल आइडिया को, एक सेंट्रल आर्गुमेंट को लिखना होता है और इसी तरह से इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, कोई रेफरेंस होना चाहिए। अब रेफरेंस क्या हो सकता है? रेफरेंस कोई फैक्ट हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई कोट हो सकती है, कोई थ्योरी हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें रेफरेंस हो सकती हैं। अब आपने पॉपुलेशन की बात की है, तो पॉपुलेशन के सामने आप ये भी लिख सकते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है। आप लिख सकते हैं सऊदीया की पॉपुलेशन इतनी है। आप ये मेंशन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया की पॉपुलेशन इतनी है।
तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपने नोट्स बनाते हुए एक सेंट्रल आइडिया को लिखना होता है अलोंग विद इट्स रेफरेंस। इस तरह से आप लिखते जाएंगे, इस पूरी चीज को लिखने के लिए आधी लाइन पे पूरी बात आ सकती है। और इसी तरह से आप जो अपने पूरे के पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, सेकंड साइड पे देखिए जो हमारा दूसरा टॉपिक आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ आपने एयर पोल्यूशन के साथ किया है वही सारे पॉइंट्स आप वाटर पोल्यूशन के साथ लिख सकते हैं। तो ये मेथड 1 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने टू द पॉइंट तैयारी करनी है। आप इस तरह से नोट्स बना के देखिए, आपको लगेगा कि आपके पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो 20-25 पेजेस से ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा जी, सेकंड जो हमारा मेथड है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने थोड़ी-सी एक्सटेंसिव तैयारी करनी है। अब इस केस में क्या होगा, नोट्स बनाने का जो मेथड है वो यही होगा जो पीछे हमने फॉलो किया है। वही हम डेफिनिशन लिखेंगे, वही कॉजेज़ लिखेंगे, इम्पैक्ट्स लिखेंगे, मेजर्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज की 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। पेज की डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे 70 एंड 30 के अकॉर्डिंग। ठीक है? सेंटर से लाइन लगाने की बजाय हम पेज के 70% पोर्शन को एक साइड पे रखेंगे, 30% को एक साइड पे रखेंगे। एक साइड पे हम एयर पोल्यूशन के जितने पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर देंगे जैसे हमने मेथड 1 में किया था। इसके जो पैरेलल साइड है इसको हम फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है? अभी हम इस पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब ओवर द टाइम, तैयारी के एंड तक अगर अभी आपने बनाना शुरू किया है और अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, पूरे टाइम में अगर आपको कोई रेलेवेंट चीज़ मिलती है जो आपको लगता है कि फलाँ चीज़ जो है ये एयर पोल्यूशन के फलाँ टॉपिक के साथ लिखी जा सकती है, तो उस चीज़ को आप इसकी जो ब्लैंक आपने जगह छोड़ी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई आपको केस स्टडी पूरे साल में मिलने को देखने को मिलती है, कोई आपको फैक्ट मिल जाता है, कोई आपको कोट मिल जाती है, कोई आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को वहाँ से एरो हेड मार्क करके डिफरेंट पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपके जो हैं वो थोड़े एक्सटेंसिव नोट्स भी बन जाएँगे जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी पोज़ीशन को स्टैंड आउट करवा सकते हैं। तो ये जो है हमारा तैयारी का एक प्लान है जिसमें हमने डिस्कशन करनी है, जिसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज़ को कंसल्ट करना है, जिसमें हमने पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करनी है और नोट्स मेकिंग है। तो इस तरह से आप इन चारों स्टेप्स को फ़ॉलो करके एनवायरनमेंटल साइंस की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके जी, हमारे डिस्कशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि हमने अपने सिलेबस को देखना है कि एफपीएससी ने हमें सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें बताई हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि तैयारी करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ैमिलियर नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेबस को खोल के नहीं देखा होता कि क्या पूछा गया है। तो अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं, अगर आप एक दफ़ा उसे गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपके माइंड में एक रोड मैप होता है कि हमने ये काम करने हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आपने किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट लेवल पे आप क्या करें, आप उसके सिलेबस को देख लीजिए। ओके जी, एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब पहला जो चैप्टर है, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। अगर मैं इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूँ, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल साइंस इवॉल्व कैसे हुआ। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी सब्जेक्ट ओवरनाइट इवॉल्व नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कहा कि कल से फलाँ सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दें और अगले दिन से उस सब्जेक्ट की बुक्स पब्लिश हो जाएँ और उसको पढ़ना शुरू कर दें। किसी भी सब्जेक्ट के होने से पहले बहुत सारे इवेंट्स हुए होते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये लगता है कि हमें गिवन सब्जेक्ट को एज़ अ डिसिप्लिन पढ़ना चाहिए। और यही केस है एनवायरमेंटल साइंस के साथ भी। तो पहले चैप्टर में हम उन सारे डेवलपमेंट्स को देखेंगे, उन सारे इवेंट्स को देखेंगे जिसकी वजह से एनवायरमेंटल साइंस एज़ अ डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ। ओके, सेकंड नंबर पे आएँ, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़। एसडीजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स हैं, 17 इंडिकेटर्स। अब इस आइडिया को या फिर सिंपल लफ्जों में आप कह लें कि एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या-क्या इश्यू फेस करने पड़ते हैं किसी स्टेट को, उन इश्यूज के बारे में बात की जाएगी। जैसे पॉपुलेशन एक इशू हो सकता है, पॉवर्टी एक इशू हो सकता है। थर्ड जो चैप्टर है वो एनवायरमेंटल साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात करता है। डिसिप्लिन्स का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस, एनवायरमेंटल साइंस की क्या-क्या ब्रांचेस हो सकती हैं, इनके बारे में बात की जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल देखेंगे कि गिवन ब्रांच की डेफिनेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या है। ओके जी, फोर्थ जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये चैप्टर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका जो एनवायरमेंटल साइंस का सेक्शन है, ये सेम चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ। हम देखेंगे कि पोल्यूशन क्या होती है, पोल्यूशन की टाइप्स क्या-क्या होती है, उनके पीछे रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और लास्ट नंबर पे हम किसी भी पोल्यूशन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, बी इट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन है, इसके पीछे रीजंस क्या-क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या-क्या होते हैं, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट है, एक स्टेट पे क्या इम्पैक्ट है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज एक रीजन हो सकती है, एक इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए हमने क्या-क्या मेजर्स लिए हैं, क्या-क्या मेजर्स ली जानी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे जो 2 चैप्टर्स हैं 6 और 7, इसमें हम कुछ लॉज़ को मेंशन करेंगे। अब देखिए जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस की या किसी भी एनवायरमेंटल इश्यू की, तो वो तब तक रिज़ॉल्व नहीं हो सकता, तब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक उसके लिए आपके स्टेट के लेवल पे मेजर्स नहीं ना ली जाएँ। लेट्स सपोज़ मुझे ये पता चलता है कि प्लांटेशन करते हैं तो वेदर पैटर्न आपके बेहतर हो जाते हैं। अब मैं जितनी भी प्लांटेशन कर लूँ, मैं पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट बेहतर नहीं कर सकती। पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट कब बेहतर होगा या पाकिस्तान का एनवायरनमेंट कब बेहतर होगा, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी, कुछ लॉज़ बनाएगी एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 6 में पाकिस्तान के लेवल पे एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जो-जो मेजर्स हैं, उन सारी मेजर्स को ज़िक्र किया गया है। कुछ पॉलिसीज़ को मेंशन किया गया है, कुछ पाकिस्तान के एक्ट्स के बारे में बात की गई है, कुछ रूल्स के बारे में बात की गई है। और इसी तरह से देखिए, जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ की, तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ अगर एक स्टेट में भी हो रहे हैं, तो उसके इम्पैक्ट सिर्फ़ उस स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहते, वहाँ तक कन्फ़ाइन नहीं रहते। एक स्टेट में जितने भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज़ या फिर पूरी दुनिया उन इम्पैक्ट्स की वजह से इफ़ेक्ट हो। क्लाइमेट चेंज को देखें, एमिशन किसी जगह पे होते हैं लेकिन पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ तो हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक बाउंड्रीज़ नहीं हैं। पाकिस्तान और चाइना की दरमियान बॉर्डर डिमार्केशन तो है, लेकिन एटमॉस्फेयर में आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। तो जितने भी एमिशन होंगे, जितने भी पॉल्यूशन होगी चाइना में, पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो सकता है, जितने पाकिस्तान में एमिशन होंगे, चाइना इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्टेट में जितने भी एमिशंस होंगे, उसकी वजह से पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए
पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई मेजर्स लेनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए या फिर किसी भी एनवायरमेंटल इशू के लिए। तो चैप्टर नंबर 7 में उन ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात की गई है जो हमने एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए लिए हैं। आपने पेरिस समिट के बारे में सुना होगा, चैप्टर नंबर 7 में फॉल करता है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कन्वेंशन, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड कन्वेंशन या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ये सारे के सारे कन्वेंशन जो हैं, सारे की सारी जो मेजर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ओके जी, लास्ट जो हमारा चैप्टर है जो कि हमें सिलेबस में बताया गया है, इसका नाम है एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अगर इसकी हम समरी को देखें तो इस चैप्टर में हमने उन सारे टूल्स को मेंशन करना है, उन सारे डेवलपमेंट्स की बात कर लें जो हमें एनवायरमेंट को असेस करने में हेल्प करती हैं। लेट्स सपोज मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहती हूँ। अब मुझे ये पता है कि इंडस्ट्री लगाने के बाद एनवायरमेंट पे XYZ कोई भी इम्पैक्ट होंगे। अब मैं इन इम्पैक्ट्स को किस तरह से असेस करूंगी, असेस करने के लिए मैं कौन सा मेथड फॉलो करूंगी, और फिर वो मेथड जो है वो लीगली बाइंडिंग होगा या फिर नॉन लीगली बाइंडिंग होगा। उन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है चैप्टर नंबर 8 में, कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको किस तरह से असेस करना। तो ये हैं जी हमारे टोटल चैप्टर्स, जो कि 8 टोटल चैप्टर्स हैं। पढ़ते हुए हर चैप्टर का हर टॉपिक हम अपनी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पास पेपर्स को भी देखेंगे, और जहाँ पे ज़रूरी होगा, ठीक है, हर जगह पे नहीं, जहाँ पे ज़रूरी होगा हमें, वहाँ पे उसके लिए हम आर्टिकल रीडिंग भी करेंगे। ओके जी, डिस्कशन के लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 2021 का एनवायरमेंटल साइंस का पेपर। अच्छा, पेपर में देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस से लिए गए हैं। अब किसी भी पेपर को देख के आपने अपनी तैयारी को इस तरह से असेस करना होता है कि आपको वहां पे आप इजीली 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब एनवायरमेंटल साइंस का पेपर इस तरह का था कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली निकल रहे थे। कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज या फिर आपके लिए थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे, बट अगेन वो इतनी जो है वो परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन थे वो बहुत डायरेक्ट थे, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज मेंट बाय द इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक वैल्यू स्पीशीज, व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद आपने हाईलाइट कर लेना है कि एक क्वेश्चन में फर्दर क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। सेकेंड नंबर पे एग्जामिनर ये डिमांड कर रहा है कि हम लिखें इंस्ट्रूमेंटल एंड इंटेंसिक वैल्यू के बारे में, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ये ओवरलैप करें कि बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन कैसे हो रहा है। आप क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क कर लेंगे, नंबर 1 पॉइंट ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन पूरे क्वेश्चन की समरी है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में आपने जो भी बातें करनी है आप उसकी समरी इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, टॉपिक को हम ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो जो है। सिंपल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाना चाहिए था। सेकेंड नंबर पे हम ये लिखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल यूज क्या होता है, इंटेंसिक यूज क्या होता है। अब इंस्ट्रूमेंटल यूज का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी का ह्यूमन सेंटर्ड यूज क्या है, ह्यूमन किस तरह से बायोडाइवर्सिटी से फायदा लेते हैं, इकोनॉमी किस तरह से इंक्रीज हो सकती है, आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में किस तरह से बायोडाइवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन है। ये जो चीजें हैं जो कि
बेनिफिट ओरिएंटेड हैं, इनको हम लिखते हैं इंस्ट्रूमेंटल यूज में। और सेकंड जो पॉइंट पूछा गया है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि एक स्पीशी का इटसेल्फ राइट टू एग्जिस्ट, एक स्पीशी की इटसेल्फ क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी अपनी क्या वैल्यू है। तो इन दोनों चीजों के बारे में हमने इसमें लिखना था। थर्ड नंबर पे हमने इसमें मेंशन करना था कि बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन कैसे हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी किस तरह से खत्म हो रही है। अब देखिए, एक तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हम मेंशन कर दें कि बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से हो रही है, पोल्यूशन की वजह से हो रही है, या कोई भी फैक्टर। एक थोड़ी सी अच्छी अप्रोच है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को स्टैंड आउट करवा सकते हैं, उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन दो फैक्टर्स की वजह से है, नेचुरल फैक्टर, मैन मेड फैक्टर। अब देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, एग्जामिनर ने नहीं पूछा कि सिर्फ मैन मेड फैक्टर्स क्या थे, क्वेश्चन ओपन एंडेड था। तो आप यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स को भी लिख सकते हैं, मैन मेड फैक्टर्स को भी लिख सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देखें, म्यूटेशन हो सकती है, सडन चेंज इन जेनेटिक सेटअप ऑफ ए स्पीशी। आइसोलेशन हो सकती है, जैसे कि नॉर्मली बर्ड्स जो हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं। और इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हम इसमें लिखेंगे कि मैन मेड फैक्टर्स क्या है, जिसमें आप पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, पोल्यूशन की बात कर सकते हैं। सिंपल भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट फैक्टर्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट होगा हंटिंग करना, गैदरिंग करना, ये सब चीजें। और इनडायरेक्ट ये होगा कि हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर देना, हैबिटेट डिस्टर्ब कर देना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, जो चीजें एग्जामिनर ने पूछी थी, तो यहाँ तक आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं। बट इन केस आपकी स्पीड अच्छी है, आपने क्वेश्चन जो है वाइंड अप कर लिया, आपके पास टाइम अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगेन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन का एंड किया था एक नेगेटिव थॉट पे, एक नेगेटिव चीज पे। तो आप थोड़ी थोड़ी सी जो है वो इसमें मैयर्स मेंशन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन किस तरह से हो सकती है, पाकिस्तान के लेवल पे कैसे हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हो सकती है। सिंपल एक पैराग्राफ, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आपने जो है वो कंक्लूड, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और लास्ट नंबर पे आप मेंशन करेंगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखा जाना चाहिए, कंक्लूजन में भी आपके क्वेश्चन की समरी ही है, लेकिन इस समरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन का जो सबसे वैलिड आइडिया था, जो आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में, आपने वो सारी चीजें जो हैं वो भी कंक्लूजन में मेंशन कर देनी है। ठीक है, समरी प्लस आपकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, ये दोनों चीजें आपका कंक्लूजन बनाती हैं। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, which of the greenhouse gases are the most significant contributors to global warming, what steps could be taken to stabilize the greenhouse gas content of the atmosphere. अगेन हम क्या करेंगे, हम हाईलाइट करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये था कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करना था। सेकेंड नंबर पे एग्जामिनर ने ये पूछा है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और थर्ड नंबर पे ये पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेज के कंटेंट को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है। तीन क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन का सोर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर से था। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें पूरे क्वेश्चन की समरी होगी। सेकेंड नंबर पे अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपने ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करना है, ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन अगेन ओपन एंडेड है, आप कॉजेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि XYZ ये कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के पीछे। कॉजेज को भी आप देख सकते हैं कि नेचुरल कॉजेज क्या क्या है, मैन मेड क्या है। फिर इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, मैन मेड कॉजेज की वजह से स्पेशली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने तैयारी की है उनको बेहतर अंदाजा होगा इन चीजों का कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किस तरह से होता है।
अब देखिए इससे बेसिकली आपके क्वेश्चन की जो है एक समरी बनना शुरू हो जाएगी, सिमेट्री बनना शुरू हो जाएगी कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज को लिखा, फिर आपने स्लाइटली टच किया कि नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद आपने अपनी जो डिस्कशन है उसको डाइवर्ट किया मैन मेड फैक्टर्स की तरफ, फिर उसका रिजल्ट आपने निकाला ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और यहाँ से आप जंप कर जाएंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर तो आप सिंपल लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, तो भी ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आप ये 3 इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी इमिशंस के हवाले से, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ टाइम। नंबर 1 हेडिंग में आप ये बताएंगे कि किसके इमिशन सबसे ज्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पे आप ये बताएंगे कि इतनी गैसेज हैं हमारे पास जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी है। इसमें अगेन मीथेन की हम बात करेंगे क्योंकि मीथेन जो है वो 23 टाइम्स मोर टॉक्सिक है देन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इनका लाइफ टाइम क्या है इसके बारे में भी बात की जा सकती है। अगर आपने सिंपल लिख दिया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करना था तो आप ये हेडिंग भी बना सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस के कंटेंट को स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब अगेन देखिए क्वेश्चन में ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप बहुत सारी मेजर्स को मेंशन कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्लांटेशन की बात करते हैं तो वो भी ठीक है, डिफरेंट फिल्टर्स लगाने की बात करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन क्या होगा जिसमें एक यूनिक ब्लेंड होगा हर तरह की मैयर का, जिसमें आप टेक्निकल मैयर्स भी मेंशन करेंगे, जिसमें आप रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात भी करेंगे, जिसमें आप अवेयरनेस रेज करने की बात भी करेंगे, जिसमें हम प्लांटेशन की बात भी करें, जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस के रोल को भी हाईलाइट करें, ग्रीन पीस की बात की जा सकती है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की बात की जा सकती है, ईपी को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यूएनईपी की बात कर सकते हैं, और इसमें आप जो है वो लेजिस्लेटिव मेजर्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि पेरिस समिट की बात की जा सकती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और तो छोटे से पैराग्राफ में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने बाय फार क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कंटेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। उसमें 2 पॉइंट जो थे मेंशन करना बहुत जरूरी थे। पहला पॉइंट ये था कि 10 बिलियन की सुनामी जो कि अडेप्टेशन अप्रोच है, और इसी तरह जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 13 जो कि क्लाइमेट चेंज की बात करता है, पाकिस्तान ने उसको अचीव कर लिया, उस टारगेट को अचीव कर लिया है उसकी डेडलाइन से 10 साल पहले। लास्ट ईयर 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान ने गिवन टारगेट को अचीव कर लिया। और ये सारी बातें करने के बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग बनाएंगे और उसमें पूरे क्वेश्चन की समरी लिखेंगे अलॉन्ग विद जो आपकी सबसे मेजर फाइंडिंग थी वो। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी डायरेक्टली लिया गया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, डिफाइन यूट्रोफिकेशन, explain the difference between natural and cultural eutrophication, discuss the method of combating eutrophication। अगेन वही मेथड क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो 3 चीजें इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। पहली क्या है कि डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड क्या है कि आपने नेचुरल एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन का डिफरेंस बताना है, और लास्ट नंबर पे आपने बताना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू यूट्रोफिकेशन के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, चैप्टर नंबर 4 से लिया गया था, पोल्यूशन मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया। तो एज यूजुअल पहली आपकी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की। देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, इवन 10 मार्क्स के लिए भी। 5 मार्क्स का जहाँ पे आए वहाँ पे आप डेफिनेशन या इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 मार्क्स के लिए एंड 10 मार्क्स के लिए जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखें।
ओके जी, पहली हमारी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की, सेकंड नंबर पे हम डिफाइन करेंगे, थर्ड नंबर पे हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि नेचुरल मेथड्स के रिजल्ट में सेडिमेंट्स का ऐड हो जाना वाटर बॉडीज में। रेनफॉल की बात कर सकते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, वेदरिंग की बात कर सकते हैं, जो नेचुरल मेथड्स हैं। कल्चरल क्या है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के रिजल्ट में हो रही है, जो कि अर्बनाइजेशन के रिजल्ट में हो रही है। तो आपने क्या करना था, आपने इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना था। अब देखिए, नॉर्मली जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, दरम्यान में बॉर्डर मार्क करके डिफरेंस को हाईलाइट करके सामने लिख देते हैं। तो अगर तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप सिंपल जो है वो दरम्यान से उसकी लाइन मार्क करें और जो डिफरेंस है उनको जो है वो पैरेलल साइड पे लिख दीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये 20 मार्क्स का था तो यहाँ पे प्रेफरेबल ये था कि आप पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस करें, नेचुरल यूट्रोफिकेशन की बात करें, कल्चरल को हाईलाइट करें, और उसके बाद एक जो है वो पेज के ऊपर आप दोनों के जो की डिफरेंसेस हैं उनको टेबल बना के भी हाईलाइट कर दें। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन के जो है वो 2 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो ये है कि यूट्रोफिकेशन को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपने डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स बतानी थी जिसके रिजल्ट में यूट्रोफिकेशन के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजर्स मेंशन किए हुए, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी तरह से लास्ट नंबर पे आपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना था। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने नोट लिखना था। 3 टॉपिक्स गिवन थे जिसमें से 2 पे नोट लिखना था। पहला क्वेश्चन क्या था, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज से। अगेन इंट्रोडक्शन। सेकेंड नंबर पे आपने बताना था कि कैरिंग कैपेसिटी का एस्टिमेट क्या है। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है कि एक एरिया कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज को एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है, कितने लोग सस्टेन कर सकते हैं गिवन एरिया पे। ये आइडिया जो बेसिकली ह्यूमंस के एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट को असेस करने के लिए बात की जाती है कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट करना था कि एक एस्टिमेट क्या है, अर्थ की टोटल कैपेसिटी कितनी है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज ने उसको किस लेवल तक उसको अफेक्ट कर दिया, इसकी बात करनी थी। फिर हम डिफरेंट फैक्टर्स की बात कर सकते थे कि डिफरेंट फैक्टर जो कैरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। और लास्ट नंबर पे हम ये भी हाईलाइट कर सकते थे कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ किस तरह से मूव किया जाना चाहिए, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी इतनी होगी कि वो प्रेजेंट जनरेशन की भी और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स को पूरा कर सकती है। और लास्ट नंबर पे हमने इसको कंक्लूड कर देना था। ओके जी, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस पे नोट लिखना था। अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ज्योग्राफी के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ज्योग्राफी क्या है, अर्थ के एक्सटर्नल फीचर्स, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते थे आप, डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, जीएस किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है इसकी बात की जा सकती है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में जो डिफरेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट किया जा सकता था कि इंफॉर्मेशन की कलेक्शन कैसे होगी, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, उसका डाटा का एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, डाटा कितने टाइप्स का होगा, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। फिर लास्ट नंबर पे हम ये लिखेंगे कि जीआईएस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में जरूरी है जीआईएस पे काम किया जाना, और लास्ट नंबर पे कंक्लूड कर देंगे। ओके जी, इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो ये है ई वेस्ट। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं पूछा गया था।
हमारे सिलेबस में जो वर्ड यूज किया गया है वो ये है सॉलिड वेस्ट। बट मैं ये रिकमेंड करूंगी इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। अब देखिए ई वेस्ट में ओपन एंडेड क्वेश्चन आप कुछ भी लिखते तो वो ठीक होना था, तो आप ई वेस्ट को डिफाइन कर देते, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होने के पीछे रीजंस क्या क्या, आप खुद से सोचिए कि आपने अपने पुराने कंप्यूटर को क्यों डिस्कार्ड कर दिया, जो पुरानी डिवाइसेस थी उनको क्यों डिस्कार्ड कर दिया। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, ग्लोबलाइजेशन था, डिफरेंट चीजें आ रही थी, डिफरेंट मार्केट में इनोवेशन हो रही थी। इन सारी चीजों की वजह से प्लस हमारे पास कोई मेथड नहीं था ई वेस्ट को डील करने के लिए, इसकी वजह से ई वेस्ट का एक इशू इमर्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, सिंपल आप देखिए आपने नहीं पढ़ा हुआ था, आप सिंपल थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब ई वेस्ट के इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें जितना केमिकल है उसके कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। ई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट भी आता है, उसको अगर आप ओशन में डंप करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का जो है उस पर इशू आ सकता है। उसमें जो हैवी मेटल से इस्तेमाल होती हैं उनके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सारे इम्पैक्ट्स को आप हाईलाइट कर सकते थे। और इसी तरह से लास्ट नंबर पे इसकी मैनेजमेंट कैसे की जानी चाहिए, तो सिंपल बहुत सारे मेथड हैं जो आपने सॉलिड वेस्ट के हवाले से पढ़े हुए हैं, उन्हीं मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल मेथड्स भी हैं बट अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे हमने क्या करना था, हमने क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना था, कंक्लूजन लिखना। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था, डिस्कस द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करनी थी और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इनको डिस्कस करना था। डिस्कशन थी पहला पॉइंट और इसकी अमेंडमेंट्स थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कब हुआ, इसकी रेटिफिकेशन कब हुई, इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अब जितने स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको मैंने ये टेक्निक बताई थी कि जितने भी कन्वेंशन हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप उनकी पूरी पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो छोटा सा मैंने उनको जो है वो ट्रिक शेयर किया था कि आप उसकी जो बेसिक चीजें हैं जिनको लिख के आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। और वो पॉइंट्स क्या थे कि आपको गिवन कन्वेंशन या फिर गिवन प्रोटोकॉल उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे स्टेट की क्या क्या ऑब्लिगेशन है उसको लेके, अगर एक स्टेट ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है, तो स्टेट ने क्या क्या काम करने हैं आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान या कोई दूसरी स्टेट गिवन कन्वेंशन पे, गिवन प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन के आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊं, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या हर्डल्स आती हैं ये भी आपको पता। तो इन सारे पॉइंट्स को लिख के आप जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे आप इसके जो है वो डिफरेंट अमेंडमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स जो है ये थोड़ा सा आपका जो है वो डिटेल में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, बट अगेन जिन लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस में डिग्री ली हुई है उनके लिए करना बहुत ईजी था। ठीक है, पहला पार्ट तो हर कोई कर सकता है जिन्होंने CSS की तैयारी की हुई है या फिर वैसे डिग्री ली हुई है, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है ये थोड़ा सा जो है वो आप कह लेंगे थोड़ा सा डिटेल में था। तो जो ज़्यादा अच्छे जो है इन्वायरमेंटल साइंस में जिन्होंने डिग्री ली है वो ज़्यादा अच्छे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी and the increased use of genetically modified organisms help us to deal with increasing food demands. Biotechnology, bioengineering and genetically modified organisms कैसे फूड डिमांड को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना था। सेकेंड नंबर पे ये तीनों जो की टर्म्स हैं ये तीनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, आप इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें कि किस तरह से काम करती हैं, इनका रोल क्या है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। देन हमने ये बताना था कि ये किस तरह से फूड डिमांड को मीट करने में हेल्प कर सकती हैं। अब देखिए लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि इन तीनों टेक्निक्स का प्रिंसिपल क्या है, आपको इनकी डिटेल्स नहीं पता,
तो आप खुद से एज्यूम कीजिए, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि फूड डिमांड में क्या-क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या-क्या हर्डल्स आ रही हैं, किस तरह से फूड डिमांड्स नहीं पूरी हो पा रही। आप थोड़ा-सा उसको सोचेंगे तो आपके माइंड में आइडियाज़ आना शुरू हो जाएँगे कि हमें यील्ड को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हमें प्लांट्स की डिजीज़ेज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें पेस्ट अटैक को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, हमें एनिमल्स के ब्रीडिंग पैटर्न्स को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें एनिमल्स की ग्रोथ को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सपोज़ आपको ये प्रिंसिपल नहीं पता, एग्ज़ामिनर ने आपसे ये पूछा भी नहीं है कि आप इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें। उसने ये पूछा है कि ये प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें किस तरह से आपकी फूड डिमांड को पूरा कर सकती हैं। तो आप अगर सोचें कि फूड डिमांड के चैलेंजेस क्या-क्या हैं और उसके सॉल्यूशन को रिलेट करते जाएँ इन आइडियाज़ के साथ, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन रिस्क एनालिसिस, डिस्कस द 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क एनालिसिस यूज्ड बाय ईपीए। क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, सबसे पहले हमने रिस्क एनालिसिस को डिफाइन करना था। सेकंड नंबर पे हमने उन स्टेप्स के बारे में बात करनी थी जो कि रिस्क एनालिसिस में यूज़ करती है। कौन यूज़ करती है? ईपीए। ईपीए स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब ये क्वेश्चन जो है ये 3 चैप्टर में इसके जो है वो हमें एविडेंस मिलते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 8 में। 6 जो है वो पाकिस्तान की लेजिस्लेशन है, 3 जो है वो एनवायरमेंटल साइंस के डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं एंड लास्ट नंबर पे जो है वो एनवायरमेंटल असेसमेंट है। तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए था? इंट्रोडक्शन की बात करते, फिर रिस्क एनालिसिस की बात करते। अब रिस्क एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी का क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या-क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है। आपने उस चीज़ की असेसमेंट करनी है। कोई भी हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी हम प्लान कर रहे हैं, कोई भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके क्या-क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं रिस्क एनालिसिस। अब ईपीए पे अगर आप इसको सर्च करेंगे या फिर इसको वैसे देखेंगे तो ईपीए के जो नॉर्मली हमें रिस्क एनालिसिस के मेथड मिलते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ सेंटर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर ने हमसे ये नहीं पूछा कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। सिंपल पूछा हुआ है रिस्क एनालिसिस। तो ज़रूरी था कि हम यहाँ पे ह्यूमन सेंटर्ड इम्पैक्ट्स को भी लिखते और इसके अलावा हमारे इकोसिस्टम पे क्या-क्या इम्पैक्ट्स हैं, हम इनकी भी बात करते हैं। तो क्या इसकी बेहतर एक आउटलाइन हो सकती थी? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता, ठीक है? फिर उसके बाद रिस्क एनालिसिस को आप डिफाइन करते, फिर उसके बाद इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते, ठीक है? जहाँ पे सिंपल डेफिनिशन पूछी हुई है, तो ये नहीं कि सिर्फ 3-4 लाइन में डिफाइन करके नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर जाएँ, थोड़ा-सा उसको स्लाइटली इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर इसके बाद बताया जाना ज़रूरी था कि रिस्क की क्या-क्या टाइप्स हो सकती हैं, ह्यूमन हेल्थ पे हो सकता है, इकोसिस्टम पे हो सकता है। इसके बाद आपके जो 4 स्टेप्स हैं रिस्क एनालिसिस के, उनको हाइलाइट किया जा सकता था। कि किसी भी रिस्क के एनालिसिस के लिए एट फर्स्ट प्लेस इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक इम्पैक्ट आएगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, इकोसिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ का रिस्पॉन्स क्या होगा, किस लेवल तक चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बियर कर सकते हैं। फिर ये जानना ज़रूरी है कि एक्सपोज़र असेसमेंट, कोई भी नेगेटिव इवेंट है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो किस हद तक हो रहा है, उसका लेवल क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और लास्ट नंबर पे रिस्क कैरेक्टराइजेशन। ये 4 जो हैं ये स्टेप्स थे, इन चारों स्टेप्स को आपने ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग भी लिखना था और इसके अलावा जो है वो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना था। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो चीज़ें हमसे एग्जामिनर ने डिमांड की हैं। लेकिन अगर आप ये पॉइंट हाइलाइट कर देते हैं कि ईपीए ने रिस्क असेसमेंट के क्या-क्या मेथड्स प्रपोज़ किए हैं। अब इन मेथड्स के बारे में देखिए, आप अपनी तैयारी में पढ़ चुके होंगे। ईआईए, आईईई, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन। ये दोनों चीज़ें जो है वो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है।
तो अगर आप यहाँ पे एक हेडिंग रेज करके या फिर एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ईपीए ने रिस्क असेसमेंट के क्या क्या मेथड जो हम प्रपोज किए हैं, और उसके नीचे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते, तो आपका क्वेश्चन बहुत स्टैंड आउट करता। और इसी तरह से लास्ट नंबर पे हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना था, पूरे क्वेश्चन की समरी अलॉन्ग विद जो भी आपका जो है वो मेजर फाइंडिंग थी वो करके आप पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। ओके जी, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपके लिए सबके लिए जो है वो हेल्पफुल रही होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।